नमस्कार, मैं सोनम सिंह। आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर मैग। जिस तरह की नवरात्रा का त्यौहार शुरू हो चुका है और लगातार 9 दिनों में माँ दुर्गा की अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है, उसी प्रकार हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में मातृ शक्ति 9 रूपों की अलग अलग रूपों को दिखाने का कार्यक्रम शुरू किया है। और इसी बीच हमारे साथ मुजफ्फरपुर की बेटी शिक्षा कुमारी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि उनका बचपन से लेके राष्ट्रपति अवार्ड तक का सफ़र कैसा रहा। स्वागत है मैम आपका मैग में। सबसे पहले तो मैं मुजफ्फरपुर मैग के सभी दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगी। साथ ही नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। माँ दुर्गा आप सभी को बहुत 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 सारा आशीर्वाद दे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो मैम आपका है राष्ट्रपति अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है, इंदिरा गांधी अवार्ड से। तो आप उसका सफ़र आपको कैसा रहा? यूँ तो मैं समाज सेवा के क्षेत्र में बचपन से ही जाना चाहती थी। बचपन में जब मैं स्कूल में थी तो फिर ओल्ड एज होम्स वगैरह में डोनेशन देना या हेल्पेज इंडिया में डोनेशन देना या फ्लड्स आते थे तो घर से खाना बना के हम ले जाते थे डोनेशन के लिए। तो उन सब चीज़ में हमेशा मेरी रुचि रही थी। बट मुझे प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म मिला कॉलेज में आने के बाद। जब मैं कॉलेज आई तो जैसे कि हम बाबा गरीबनाथ की भूमि से बिलोंग करते हैं और शायद उन्हीं का आशीर्वाद मिला मुझे जो मैं इस रास्ते पर चली। जिस दिन मेरा कॉलेज में पहला दिन था उस दिन कॉलेज में क्लास से जाने से पहले मैं गई थी मंदिर और वहाँ पर कांवड़िया सेवा जो समिति है उसके अंतर्गत मुझे ड्यूटी करने का मौका मिला था। अच्छा, तो आपकी जो कॉलेज है किस कॉलेज से आप पढ़ती हैं? महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय, उससे मेरा ग्रेजुएशन हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है मेरा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। करंटली मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है और अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से। अच्छा, तो अब ये बताइए कि इस सफ़र में जो राष्ट्रपति अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया, इसमें आगे का सफ़र आपका कैसा रहेगा? और आगे ये तो मैं सच बताऊं, जो मैं महसूस करती हूँ राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना मतलब मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन साथ ही मैं इसको एक जिम्मेदारी के तौर पर लेती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि देश की तरफ से मुझे एक जिम्मेदारी मिली है कि मुझे आगे इसको कंटिन्यू करना है और आगे जो मैंने जितना किया है वो तो कुछ नहीं है, मुझे आगे बहुत सारा चेंज लाना है। मैं चाहती हूँ कि मैं जो काम करूँ वो दिखे, वो डिफरेंस दिखे जहाँ जहाँ मैं काम करूँ। हाँ, अच्छा, तो अभी आपने ऐसा कोई जगह का नाम बताइए जहाँ आपकी वजह से कुछ परिवर्तन आया हो? अभी रिसेंटली हम गए थे रजवाराडी गांव में, जहां पर अभी स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत हम वहां गए थे कुछ लास्ट ईयर कोरोना से पहले। तो वहां पर जब हम गए थे तो वहां पर किसी के भी घर में बाथरूम नहीं था। बट हमने 2 महीना वहाँ काम किया और अभी वो गांव ODF हो चुका है। वहाँ पर सबके घर में बाथरूम है, सब लोग अपने घर में हैं बाथरूम में जाते हैं। और जब हम वहाँ अब जाते हैं कभी तो सारी महिलाएँ कहती हैं कि आप लोगों की वजह से बनना था तो बन गया, वरना कभी नहीं बन पाता। जबकि हमने पैसा नहीं दिया बनाने के लिए, हमने सिर्फ मोटिवेट किया उनको कि आप बनवाओ बनवाओ बनवाओ, तब उन लोगों ने बनवाया खुद ही है। अच्छा, इतना कुछ करने में आपके फैमिली का, मम्मी पापा का कितना सपोर्ट मिला है? देखिए, इतना तो मैं कहूँगी कि अगर कोई बेटा अगर कुछ तरक्की करता है ना तो सब कहते हैं कि उसके पीछे किसी महिला का हाथ होता है। लेकिन अगर कोई बेटी तरक्की कर रही है ना तो कभी किसी एक इंसान का हाथ नहीं होता, वो पूरा परिवार पूरा समाज का हाथ होता है जो उसको आगे आने देता है। क्योंकि ये समाज ही होता है। अगर माँ बाप, नो डाउट मेरे माँ बाप नहीं होते, सबसे पहला तो भगवान का आशीर्वाद है, दूसरा मेरे माँ बाप का। लेकिन माँ बाप के अलावा जो साथ में काम करते हैं जो समाज में है, मेरे टीचर्स प्रिंसिपल्स डॉक्टर ममता रानी हैं, उनका मुझे बहुत सहयोग रहा। डॉक्टर अलका जायसवाल जो मेरी प्रोग्राम ऑफिसर है NSS की, उनका बहुत सहयोग रहा। डॉक्टर पल्लवी सिन्हा, उनका बहुत सहयोग रहा। तो इन सभी का मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि इन सब का आशीर्वाद मुझ पर था। और आज क्योंकि आप दुर्गा पूजा के अवसर पर इसे कर रही हैं तो मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर कोई लड़की आगे जाती है ना तो ये पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अगर कोई लड़की, अगर जैसे मैं ही अगर समाज सेवा के क्षेत्र में आगे जा रही थी तो ऐसे बहुत से लोग थे जो पापा मम्मी को कहते थे क्या यार इसको बोलो पढ़ाई करेगी या घर का काम सीखेगी, कहाँ इसको भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो इसको, ये सब करने से क्या फ़ायदा है, जा रही है रैली में हल्ला कर रही है, लोगों को गाँव में जा रही है, गाँव में क्या ये चिल्ला के बोल रही है बंद करो, खुले में जाना बंद करो, ये सब कर रही है, शोभा देता है इसको। लेकिन अगर वो उसमें ही समाज में वैसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि वाह शिक्षा, तुम जो काम कर रही हो बहुत अच्छा है, तुम्हारा ये टीम जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रहा है। और तो वैसे लोग, तो मैंने जो नेगेटिव लोग थे उनकी बात नहीं सुनी, ना मेरे पेरेंट्स ने सुनी। तो मैं इसलिए जानती हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले हैं जिन्होंने कभी भी वैसे नेगेटिव सोच वालों का बात नहीं सुना, पॉजिटिविटी की तरफ मुझे आगे बढ़ने को कहा, हमेशा मेरा साथ दिया। कभी मुझे नहीं बोला कि हाँ तुम बेटी हो तो तुम बाउंडेशंस कभी क्रिएट नहीं किए। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटियाँ या आपकी बहन कभी कुछ करे तो ऐसे बाउंडेशन कभी मत लगाइए।
और जैसा कि होता है कि स्कूल कॉलेज में लड़कियों पढ़ती है तो उतना ध्यान नहीं देती है, नॉर्मल लाइफ जीना है, जैसे कि फ्रेंड सर्कल में रहना है, घूमना फिरना है ऐसे। लेकिन आपको ये दिमाग में कैसे आया कि हाँ हमको लोगों को जागरूक करना है और लोगों को बताना है कि किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करें? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं बचपन से डांस करती हूँ और एनएसएस में डांस के लिए भी प्लेटफॉर्म मिलता था, तो मैं गई थी एनएसएस में ये सोच के कि मुझे डांस करने के लिए कंटिन्यूसली, क्योंकि स्कूल तक तो हमें एनुअल फंक्शन होता है तो हमें मौका मिलता है, बट अब आगे मुझे मौका कैसे मिलेगा, तो मैंने देखा कि कॉलेज में भी फंक्शंस वगैरह हों तो मैं जाऊँ। तो इस दौरान मैं एनएसएस से जुड़ी और मैं सच कहूँगी कि मतलब ऐसे मैं बोलूँगी नहीं कि हाँ कुछ भी बोल दूँ, लेकिन हाँ जैसे जैसे मैं काम करते गई ना, मैंने महसूस किया है, मुझे पहले नहीं पता था कि मुझे समाज सेवा करके, लोगों की सेवा करके या लोगों का मदद करके मुझे जो आत्मसंतुष्टि मिलती है वो कैसी लगती है। जैसे जैसे मैंने किया, मदद किया, जैसे लोगों को देखती थी, जो उनके चेहरे मतलब स्माइल देखती थी, जो वो लोग कहते थे कि हाँ आपकी वजह से ऐसा हुआ है, मतलब छोटा सा मतलब खुशी मुझे इतना होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वो कहीं ना कहीं मैं उन लोगों की शुक्रगुजार हूँ। जैसे मैं कहीं जाती हूँ काम करने, मैं उनसे एनर्जी लेके आती हूँ। मैं किसी की मदद इसलिए करने नहीं चाहती कि हाँ मुझे मेरे पास कुछ है मैं मदद करूँगी, मैं खुद मतलब मुझे उनसे कुछ चाहिए, मैं वहाँ जाती हूँ उनसे सीखने के लिए। अब जैसे मैं स्लम्स के बच्चों से मिलती हूँ और मैं सच बताऊँ, स्लम्स के बच्चों के पास इतना मतलब छोटे छोटे, जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है फिर भी हम संतुष्ट कभी नहीं रहते। जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो हमेशा कहते हैं मुझे डीएम बनना है। तो जब उनके मुँह से सुनती हूँ कि इनको डीएम बनना, जिनको पता नहीं कि डीएम के लिए कौन सा एग्जाम देना है, डीएम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो सपना देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि डीएम का पावर क्या है। उनको पता है कि मैं डीएम बन जाऊँगा तो शायद मेरी ये स्थिति नहीं रहेगी। अगर वैसे लोग सच में पढ़ करके उस पोजीशन पे आएंगे ना, तो एक अच्छा चेंज हमें देखने मिलेगा ज़रूर। अच्छा, जैसा कि लड़की बाहर निकलती है तो बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कोई गलत नज़र हो, नॉर्मल सी बात है। तो आपको इस चीज़ों का सामना करना पड़ा है कभी? बिल्कुल, बीइंग अ गर्ल बहुत सामना करना पड़ा। इनफैक्ट जब हम लोग गाँव भी जाते थे तो भी करना पड़ा। कॉलेज लाइफ में भी जब हम लोग जाते थे कैंप वगैरह, तो भी बहुत ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा। स्पेशली गाँव टाइम तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम सुबह 4-5 बजे जब सुबह जाते थे तो हर तरह के लोग वहाँ रहते थे। पूरे 10 लोगों की लड़कियों की टीम थी हमारी, जिसकी पूरी 9 लड़कियों की ज़िम्मेदारी मुझ पर ही थी। सबके पेरेंट्स को बोलना, कॉलेज में इन्फॉर्म करना, सारी ज़िम्मेदारी मेरी ही थी। तो वो लेकिन वो हिम्मत भगवान ने दिया था कि मैं गई थी, कि जो होगा देखा जाएगा, सबकी ज़िम्मेदारी खुद पर लेके गई थी। और इसके अलावा इनर व्हील क्लब के साथ भी मैंने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का प्रोग्राम, फ्री सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाया था, जिसमें हम गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्टल्स में जाके लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाते थे। बट मैं एक बात और कहूँगी आज, क्योंकि आप जो दुर्गा पूजा का है महिलाओं के लिए मोटिव है, तो एक चीज़ मैंने और फील किया है अपने लास्ट 1 ईयर में मैंने फील किया है जो, कि आप अपनी बेटियों को, हम क्या करते हैं कि इसको सेल्फ डिफेंस सिखा दो और है ना, ये मतलब कोई इसको छेड़ेगा तो तुमको, कोई कमेंट करेगा तो तुमको ऐसे बोलना है, कोई तुम पर अटैक करेगा या तुमको बुरी दृष्टि से देखेगा तो तुमको क्या करना है, हम उसको बताते हैं। लेकिन इन सब से पहले मतलब फिजिकली स्ट्रांग होने से नहीं होगा, इमोशनली स्ट्रांग भी होना पड़ेगा लड़कियों को। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमको पता है हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ फिजिकली कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हम उस सिचुएशन में नहीं होते हैं, हम उस इमोशनली नहीं, हमको पता है कि जैसे कोई है कलीग कोई कर रहा है या पता है कि मेरा बॉस कर रहा है, तो बहुत सारी लड़कियां वहाँ पे नहीं अपोज कर पाती। तो इसलिए अब थोड़ा सा इसको थोड़ा एलेबोरेट करके हमको लड़कियों को ये सिखाना चाहिए कि सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली एंड इमोशनली भी स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। कि आपके साथ जो गलत हो रहा है आप आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाना पड़ेगा। अच्छा, तो राष्ट्रपति तक का सफ़र आपने कैसे पूरा किया? जब मैं एनएसएस में आई थी तो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ अवार्ड होता है। मैं तो बस इसलिए काम करते जा रही थी क्योंकि मुझे काम करना अच्छा लग रहा था, क्योंकि पढ़ाई जितना था वो मैं कर लेती थी, फिर भी मेरे पास बहुत सारा सफिशिएंट टाइम बचता था। तो मुझे पता था कि मेरे पास बहुत एनर्जी है। लोगों का ऐसा होता है कि लाइफ का कोई एक गोल होता है, मेरा पता नहीं क्यों ऐसा नहीं है, मेरा कोई एक गोल नहीं है। मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी है और मुझको सब कुछ करना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सारी चीज़ें करूँगी। तो मैं तो बस काम करते गई, लगातार करते गई। उसके बाद अचानक से एक दिन मैम ने बताया कि ऐसा अवार्ड है, तुम अप्लाई करो। तो फिर मैंने अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जब मैं अप्लाई कर रही थी उस वक्त, जब डिस्क्रिप्शन में पढ़ा कि अच्छा इसे तो प्रेसिडेंट से अवार्ड मिलेगा ये, तो उस वक्त ऐसा लगा कि क्या पता मुझे मिल पाए या नहीं मिल पाए, मेरा काम उस लायक है या नहीं। क्योंकि हम कितना भी कर ले, लेकिन ऐसा लगता है ना कि हम उस लायक हैं या नहीं। लेकिन मैंने अप्लाई किया और ब्लेसिंग्स थी कि मुझे मिला। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मिला, मैं उस लायक हूँ। जब मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिल रहा था ना, तो उस वक्त मैं प्रेसिडेंट को देखने के बजाय मैं अपने मम्मी पापा और मेरे प्रिंसिपल गई थी मेरे साथ, तो मैं उनको देख रही थी कि उनके चेहरे पे क्या खुशी है। और मैं सच बता रही हूँ, मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिलने से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि उनके चेहरे पर जो खुशी मैंने उस वक्त देखी ना, कि एक लोग कहते हैं ना कि बेटी जो होती है वो जो क्या बेटा बेटी में फ़र्क सिर्फ इसलिए होता है कि बेटा जो है वो कुल का मान बढ़ाएगा, सम्मान बढ़ाएगा, उससे आपका नाम होगा, बेटी तो दूसरे घर जानी है। लेकिन मुझे ये सौभाग्य
सौभाग्य मेरा कि मेरे वजह से मेरे पापा मम्मी एटलीस्ट प्रेसिडेंट हाउस गए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, ये एक मैंने करके दिखाया कि हाँ, बेटियों की वजह से भी माँ बाप को जाना जा सकता है। अच्छा, तो ये करने का जो एक होता है कि अगले को देख के कुछ करने का मन करता है, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया आपको? ये मुझे बचपन से ही है। जैसे बचपन में जब मैं हुई थी ना, तो मेरे कुछ रिलेटिव्स थे जिन्होंने कहा था कि ये बेटी हुई है, और 6-7 महीने तक मेरा चेहरा भी नहीं देखा था। हाँ। तो ना ये बाय मिस्टेक एक बार मैंने सुन लिया था मम्मी को किसी और को बताते हुए, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। लेकिन उसके बाद से ये मैंने अपने लाइफ में उतार लिया है कि मुझे लड़की की तरह नहीं रहना। मतलब लड़की की तरह नहीं रहना, लड़कियों को क्या समझते हैं लोग, सॉफ्ट हार्टेड समझते हैं। हालांकि लड़कियाँ सॉफ्ट हार्टेड होती नहीं, वो जितना कष्ट बर्दाश्त कर सकती है, सब कुछ करके सहनशीलता जितना लड़कियों में होती है उतना होती नहीं है। लेकिन क्योंकि सोसाइटी का एक है कि हाँ, लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं, बाउंडेशन से लगा के रख दिया है। तो मुझे बचपन से था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैं दिखा सकूँ कि मैं लड़कों से कमज़ोर नहीं। मुझे चोट लगती थी तो फिर मैं ऐसे ही कि मैं कुछ नहीं लगाऊंगी, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊँगी। क्या है, क्योंकि सब कहते हैं कि हाँ, लड़के तो ऐसे ठीक हो जाते। तो मेरे मन में बचपन से था कि हाँ, मुझको मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ या कुछ ऐसा, मैं लड़कों के बराबर हूँ और बस ये। और वो भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे इसको प्रूफ करने की ज़रूरत है कहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि तुम अलग हो, तुम्हारा भाई अलग है। लेकिन हाँ, सोसाइटी है, सोसाइटी के बीच में रहते तो हमें मतलब उसको था, लेकिन मैंने कभी ऐसा कोशिश नहीं की कि मुझे इसके लिए करना है। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा कोई काम बताइए जिसको आपको करने के बाद बहुत ज़्यादा सुकून मिला हो? ऐसा एक है जो ऑर्गन डोनेशन है। अभी तो मैंने किया है, फाइनली मेरे मरने के बाद ही ये सक्सेसफुल हो पाएगा। मैंने प्लेज लिया है कि मेरे मरने के बाद मेरी होल बॉडी जो है वो दधीची देदान समिति को डोनेट कर दी जाएगी। और ये मैंने 2017 में ही लिया था। 2017 में लेने के बाद मैं कंटिन्यूअसली 2018 में मेरी एक जूनियर थी, उससे करवाया और कंटिन्यूअसली कर रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले, 1 मंथ पहले मैंने एक शिल्पी कुमारी हैं, उनसे भी करवाया है, उनको मोटिवेट करके। हालांकि शिल्पी कुमारी जो वो मेरे साथ गई थी 2017 में डोनेट करने, बट वहाँ पर क्या हुआ था ना कि जब हम गए तो मेरी भी मम्मी गई थी और मेरी सिस्टर गई थी और उनकी भी मम्मी गई थी। तो जब हम फॉर्म भर रहे थे तो मम्मी फील कर गई कि ये मेरी बेटी का ये गुर्दा और किडनी ऐसे कैसे ये सब, तो उन्होंने मना कर दिया, वो मुझे वापस लेके आ गई थी। मैं बहुत रोई कि मम्मी प्लीज़ एटलीस्ट, मतलब मेरा बचपन से मन है, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन ऐसा क्या है ना कि बचपन से हम देखते हैं कि हमेशा सुनते हैं, टीवी वगैरह में देखते हैं कि अरे किडनी ट्रांसप्लांट करना है, मिल नहीं रहा है, लोग मर जाते हैं, लोग अपने कितने प्रियजनों को खो देते हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो कि जब इंसान मरता है तो विद इन अ सेकेंड लोग उसको नीचे उठा के रख देते हैं, उसको छू दिए तो ठीक है, ये हमारे मतलब हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से है, मैं इसको गलत नहीं कहूँगी कि नीचे रख दिया, इम्प्योर हो गया, गंगा जल लाओ, ये वो। तो अगर कुछ चीज़ ऐसी है कि मतलब आप उसको छूना नहीं चाह रहे और वही चीज़ किसी दूसरे का जान बचा सकती है, तो एटलीस्ट अगर हमारे मरने के बाद भी अगर हमें एक ज़िंदगी जीने का मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं हम वो काम करें। तो इसलिए मेरा बचपन से था कि मैं कुछ करूँ। तो जब मैं साउथ कोरिया गई थी तो उस दौरान मैं एक हमारे सीनियर भैया से मिली जिन्होंने मुझे बताया था माँ वैष्णो देवी सेवा समिति के बारे में, जो कि पटना में है। उनके थ्रू मुझे दधीची देदान समिति के बारे में पता चला। तो फिर मैंने उसमें जा कर के गई थी मैं, तो मम्मी वापस ले आई। उसके बाद फिर 1 महीना के अंदर फिर मैंने पापा को कन्विंस किया, पापा ने मम्मी को कन्विंस किया। फिर फाइनली 1 महीने के बाद मैं वापस वहाँ पहुँची और मैंने अपना प्लेज कंप्लीट किया। ये 1 महीना पूरा लगा मम्मी को समझाने में, और ये इसकी विटनेस मम्मी और सिस्टर ही बनी मेरी फाइनली। और जब मैंने ऑर्गन डोनेशन किया था तो फिर मुझे उस वक्त ऐसा रियलाइज़ भी नहीं हो रहा था कि मैं कुछ ऐसा बड़ा काम कर रही हूँ। मैं तो बस अब वही कर रही थी जो मेरा दिल बचपन से चाहता था। लेकिन उसके बाद जब आने के बाद धीरे धीरे लोग ने मुझे इतना मोटिवेट किया उस चीज़ के लिए, इतना अप्रिशिएट किया। और इवन मुझे जब मैं रोटरैक ज्वाइन की थी तो फिर मुझे पूरे रोटरी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था ऑर्गन डोनेशन के लिए, जिसके तहत मैंने 15-20 लोगों को ऑर्गन डोनेशन करवाया। अच्छा, ऐसा करके आई होंगी तो कोई कुछ कहा, जैसे यहाँ पे परिवार वाले कुछ दूसरे मतलब रिलेटिव कुछ बोले होंगे कि हाँ ऐसा किया कि पहली बार, मतलब आपकी रिलेटिव में पहले भी कोई कर रखा है ऐसा? नहीं, किसी ने नहीं किया, क्योंकि अगर किसी ने किया होता तो मुझे पता होता कि कहाँ जाके करवाना है। हाँ, तो फिर जैसे कि उसके बाद किसी ने कुछ बोला भी इस बारे में? हाँ, मेरी मौसी थी, उन्होंने भी सेम मम्मी वाला प्यार, क्योंकि पेरेंट्स का तो प्यार होता है, उन्होंने बहुत डांटा कि क्यों किया ये सब, क्यों किया। लेकिन मैंने कहा कि अब तो कर दिया तो कर दिया, अब तो जब जाऊँगी तो फिर ये तो जाएगा। राष्ट्रपति के हाथों आपको अवार्ड मिला, इसका श्रेय आप किसको देती हैं? इस अवार्ड का श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप को दूंगी, जिन्होंने मुझे इतना आज़ादी दिया कि मैं खुल करके काम कर सकूं, क्योंकि अगर वही सपोर्ट नहीं करते तो फिर मैं नहीं कर पाती। मेरी बड़ी बहन है स्नेहा कुमारी और मेरा भाई सुशांत भारद्वाज, उन दोनों ने भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि जब मैं बाहर जाती थी, घर आती थी, फिर क्योंकि घर के भी काम होते हैं, लेकिन मेरे बदले वो कर दिया करते थे कि ठीक है तुम जाओ, हम यहाँ पर तुम्हारे बदले काम कर दिया करेंगे। उसके अलावा मेरी प्रिंसिपल डॉक्टर ममता रानी, जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया, जिन्होंने मुझे इतना मॉरल सपोर्ट किया। उसके अलावा
का डॉक्टर अलका जायसवाल, फिर मेरी एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर, मेरे जायसवाल से एनएसएस कोऑर्डिनेटर, बीरेंद्र सर एनएसएस कोऑर्डिनेटर, उन सभी ने, और स्पेशली मैं कहूँगी कि मुझे जिन जिन काम के लिए मिला, जैसे प्लांटेशन के लिए मिला, स्लम्स में जाने के काम करने के लिए मिला, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए मिला, तो जो लोग थे जिनके बीच मैं गई, और मतलब क्योंकि मैंने कुछ चेंज लाया, इस वजह से मुझे वो चेंज देख के मिला। तो ये चेंज कभी नहीं आ पाता अगर वो लोग मेरी बात नहीं सुनते, वो लोग मेरी बात नहीं मानते। तो मैं इस अवार्ड का श्रेय उन लोगों को देना चाहूँगी जिन लोगों ने मुझे उस लायक समझा, अपना समझा, अपनी बेटी समझा, जो मेरे बात को माना। मेरे बात पर जब मैंने कहा, जैसे नशा मुक्ति अभियान हम करते थे, तो उस दौरान जिस स्लम में हम लोग जाते थे, जिनके घर में जाके हम पढ़ाते थे, उनके घर में पाउच बनता था, तो पाउच बनाते थे वो लोग घर में। लेकिन जब हमने जाकर के वहाँ समझाया तो उसके बाद उन लोगों ने वो जगह शिफ्ट कर दी और बंद कर दिया घर में बनाना। उन लोगों ने ये बात माना मेरा, तब हम वहाँ जाके बच्चों को पढ़ा पाए। अगर वो नहीं करते तो हम कभी नहीं कर पाते ऐसा। लेकिन उन्होंने मुझे अपनी बेटी जैसा समझा, तब उन्होंने वो जगह दी कि ठीक है मैम, आप यहाँ आके पढ़ा सकती हैं। वैसे जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, मैं उन सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन लोगों ने मेरी बात सुनी, तब मैं कुछ चेंज ला पाई, और उसके वजह से मुझे ये अवार्ड मिलने का सौभाग्य मिला। इस सफ़र को आप आगे जारी रखिएगा। बिल्कुल, मेरा सपना है कि मैं एक आने वाले समय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करूं। इनफैक्ट मैं उसके लिए अभी लगातार काम कर रही हूं। मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करूं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो, मतलब उसमें आपको कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ इंडिया भर, सबसे पहले तो मैं इंडिया में स्टार्ट करूँगी कि इंडिया के सारे स्टेट से लाखों लाख यूथ जो भी ऐसे मेरी तरह काम करना चाहते हैं, जिनके पास नहीं है फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका टाइम चाहिए, आपका डेडिकेशन चाहिए कि आप मेरे साथ आएँ और काम करें। इंडिया के अलावा आपने अलग भी जगह जाके, अलग दूसरे देशों में जाके काम किया है, तो वहाँ का अनुभव कैसा रहा आपका? इंडिया के अलावा मुझे साउथ कोरिया में जाकर के अपना कल्चर एक्सचेंज करने का मौका मिला था। भारत सरकार के द्वारा मेरा सिलेक्शन हुआ था कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। मैं एज अ डेलीगेट गई थी वहाँ पर। वहाँ हम 10 दिन रुके थे। हमें यहाँ इंडिया के कल्चर को वहाँ दिखाना था, लोगों को बताना था इंडिया के बारे में, और वहाँ साउथ कोरिया के कल्चर को सीख करके आना था। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा। वहाँ के टेक्नोलॉजीज़ बहुत अच्छी हैं, मतलब सच में यहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ ऐसा होता कितना अच्छा होता। वहाँ मैं देख के आई कि हाँ ये ऐसा हो रहा है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगा। जैसे यहाँ साउथ में हम अम्मा आपा कहते हैं, तो वहाँ पे भी मम्मी पापा को अम्मा आपा कहते हैं। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत टाइट है। सुबह बच्चे 6 बजे जाते हैं, रात के 11 बजे घर लौटते हैं, पूरा दिन भर पढ़ाई। बहुत टफ है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम। तो सुनने में आया कि आपको कल्चरल प्रोग्राम में भी रुचि है, तो उस पर आपका क्या कहना है? जी, मुझे बचपन से ही डांसिंग का बहुत शौक़ है, और जैसे कि मैंने बताया मेरा साउथ कोरिया में भी सिलेक्शन जो हुआ था वो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हुआ था। इसके अलावा मैंने बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं डांसिंग में, और मैं बिहार को रिप्रेजेंट करने के लिए राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, नोएडा हर जगह गई हूँ। वहाँ जा कर के अपने हमारे बिहार का कल्चर रिप्रेजेंट किया है। बिहार में भी बहुत जगह गई हूँ, मोतिहारी, दरभंगा, सब जगह जाके प्राइज़ लेके आई हूँ। तो इस क्षेत्र में क्या आप, मतलब समाज सेवा करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि इस क्षेत्र में, मतलब आप क्या आगे चल? जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में, तो डांसिंग मुझे बहुत पसंद है। मुझे डांसिंग भी कंटिन्यू करना है, साथ में सोशल वर्क अलग है। वो जो मैं एनर्जी में मैं पढ़ाई करती हूँ या फिर जो मतलब डेली वर्क करती हूँ, उसके लिए जो भी मुझे एनर्जी चाहिए होती है ना, वो मैं डांसिंग और सोशल वर्क से लेकर के आती हूँ और फिर उसको यूटिलाइज़ करती हूँ अपने काम में। आप महिला होते हुए भी आप अलग दूसरी लड़कियों को क्या संदेश देना चाहिएगा? मैं सभी महिलाओं को, लड़कियों को, मेरी बहनें जो भी हैं, सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि खुद को ये मत समझो कि तुम लड़की हो। लोग समझाएंगे, डिफरेंस बताएंगे कि तुम ये लड़का कर सकता है, ये लड़की करेगी, ये डिफरेंस मत, तुम वो करो जो तुम चाहती हो। क्योंकि यहाँ हम सब एक सोल हैं, सब आत्माएं हैं, तो सब सोल का अपना एक सपना होता है, जो भी तुम्हारा मन करे। क्योंकि हर इंसान में कुछ एक खूबी होती है, चाहे किसी भी चीज़ की खूबी हो, हर इंसान में खूबी होती है। भगवान ने तुमको वो टैलेंट दिया, उसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ो और अपना नाम कमाओ। एक मैं पोएम बोलना चाहूँगी। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, मुँह से न कभी उफ कहते हैं। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव कर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन
जाता है। इसलिए अपना सपना जो भी है उसको पूरा करने के लिए जितनी जिद करनी पड़े, बनो जिद्दी, जिद्दी बनो। लोग क्या कहेंगे, जिद्दी कहेंगे ना, बनो जिद्दी, लेकिन जिद अपना पूरा करो, क्योंकि ये जीवन एक ही बार मिला है। अपने सपनों को ये वो सोच के कि तुम लड़की हो इस चीज़ कि हम कर नहीं सकते, ऐसे सोच करके उसको बर्बाद मत जाने दो। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ज़रूर कहूँगी, कोई भी लड़की हो कुछ भी करे, एक हम सब में इंटरेस्ट होता है, किसी को गाना पसंद होता है, किसी को खेलना पसंद होता है, मैं सबको कहूँगी लेकिन पढ़ाई ज़रूर करें, ज़रूर करें पढ़ाई। एटलीस्ट जो बेसिक एजुकेशन है ग्रेजुएशन तक, नहीं भी मन होना यार तो भी पढ़ो, क्योंकि वो ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएशन करो, क्योंकि आप जब पढ़ाई करते हैं ना तो आपको वो कॉन्फिडेंस आता है, आपको पढ़ के समझ में आता है। आपको ऐसे कभी नहीं समझ में आ सकता कि आपका राइट क्या है या पढ़ने से क्या फ़ायदा। जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो आप अपनी पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू कीजिए। जो बेसिक एजुकेशन है ग्रेजुएशन तक, मैं सभी माँ बाप से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि चाहे कितना भी दिक्कत हो, अब तो सरकार भी महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए इतना कर रही है कि फ्री एजुकेशन कर रही है, या फीस में जितनी कमी कर सकती है वो कर रही है। आप अपनी बच्चियों को ग्रेजुएशन तक ज़रूर पढ़ाएं। आपने देखा हमारे साथ मुजफ्फरपुर की बेटी शिक्षा कुमारी, जिन्हें राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया है। और ऐसे ही हमारे अगले एपिसोड में आपको नए चेहरों के साथ ऐसे ही रूबरू कराएंगे। ऐसे ही देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ मुजफ्फरपुर में।